नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो चालू करने के पहले मैं आपसे क्वेश्चन एक जस्ट पूछना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कि आप लोग कैसे थे पढ़ाई में। जब मैं अपने ज़माने में पढ़ता था तो मैं दो तो कैटेगरी के लोगों को देखता था। कुछ लोग वो होते थे जो लिमिटेड सवाल पढ़ के जाते थे, उनको जो है पता होता था कि पुरानी कुंजियों से एनालाइज कर लेते थे, तो 8-10 क्वेश्चंस अटेंड करते थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस आने थे, तो उनका एक सट्टा चलता था कि ये 6 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ लोग होते थे जो बहुत अच्छे पढ़ाई में होते थे दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते थे। वो वेल प्रिपेयर्ड होते थे कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको वो अटेंड कर लेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों, जो हमारा एनएच का जो हमारे ये पेट्रोल पंप्स के एडवर्टीज़मेंट निकले हैं, उसका भी जो अप्लाई करने का सिस्टम, एप्लीकेशन का सिस्टम है, वो भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग डगमार तरीके से उसमें अप्लाई किए हैं कि थोड़ा थोड़ा कहीं से मिल जाए, कोई डेटा मिल जाए, कोई उनका फॉर्म भर दे, और कोई जो है उनको आकर के घर में गाइड कर दे, एक रेडीमेड सोल्यूशन दे दे तो अप्लाई कर देंगे। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है दोस्तों, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। उनको लगता है कि जो उनकी एप्लीकेशन भरी गई है बहुत अच्छी है। और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी प्रिपेयर्डनेस कम है, वो बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ब्रोशर को पढ़ रहे हैं। बिकॉज दोस्तों, ब्रोशर्स में बहुत लिमिटेड पेजेस हैं, आपको उन पेजेस को पढ़ के समझना है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, और बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ, ये भी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि वो उनके साथ में जिन लोगों ने उनके ग्रुप में अप्लाई कर दिया है कि वो एलिजिबल नहीं है। उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, कि वो खुद क्वालिफाई करें। उनका फोकस इस चीज़ पे है कि जो उनके साथ उनके कंपिटिटर्स हैं सेम ग्रुप में, या नेक्स्ट ग्रुप में हैं, या थर्ड ग्रुप में हैं, उन वो क्यों नॉन एलिजिबल है। उनका फोकस इस पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के आ रहे हैं। कुछ लोग जो है दूसरों की कमियां बता रहे हैं कि मैंने ग्रुप 1 में अप्लाई किया है, मेरे साथ 4 लोग हैं, उन चारों की लैंड एलिजिबल नहीं है, मेरी एलिजिबल है। बिकॉज इसमें मेरा कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि उसको बचे हुए चारों लोग की इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। मैं मान लेता हूँ कि आप कंपनी से कनेक्टेड हैं, उनको चारों की लोकेशन आपको मिल गई है, या कहीं ना कहीं आपको उन चारों के लैंड के स्टेटस की बहुत क्लियरिटी कहीं ना कहीं से मिल गई है, आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे इस तरह के दोस्तों क्वेश्चंस हैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं लोग कि उन्होंने फॉर्म जो है कंपनी के अधिकारी ने बनवाया है, अपेंडिक्स उसने बनवाया है। कुछ लोग तो ऐसे भी कनेक्ट हुए हैं दोस्तों जो कहते हैं कि हम लोग ने जो है अधिकारी के साथ बैठ के फॉर्म भरा है, उनके घर बैठ के फॉर्म भरा है, उनके सिस्टम पे भरा है। कुछ लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं। बट जिस तरीके से फॉर्म्स भर के आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है दोस्तों, आज की वीडियो में उसको थोड़ा डिस्कशंस करेंगे कि बहुत सारे लोगों के इस पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। और हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि एलईसी के लिए उनको कैसे तैयारी करनी, थोड़ा एलईसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन जो हमारा क्रेडेंशियल का वेरिफिकेशन है, जिसे हम एफवीसी बोलते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और एलओआई इज़ नॉट एनी ए परमानेंट थिंग कि आपको एलओआई मिल गई तो आप जो है डीलर बन ही जाएंगे, आप रिटेल आउटलेट लगा लेंगे। उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। और दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं एलिजिबल हूँ, दूसरा एलिजिबल नहीं, तो मैं उसकी कंप्लेन कैसे करूँ, या मैं दूसरे की उनके डिसक्वालिफिकेशन या उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, अपने डॉक्यूमेंट्स का पता ठिकाना नहीं है, दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं कंप्लेन कहाँ करूँ। तो आज हम इस कंप्लेन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स में आपको समझाया कि कंप्लेंट्स का मतलब क्या होता है एल कंपनी में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, बट इसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो आपकी तरफ से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत डिस्कशन चल रहा है कि लोगों ने अपने फॉर्म अपलोड कर रहे थे, उनको वापस मेल आ गई है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी, से रिवाइज करिए। और आपने जो है बैक डेट नहीं दी है, जिसके स्टाम्प पेपर हैं, बैक डेट आपने जो उसका बैक नहीं भरा है। जिन लोगों ने पुराने स्टाम्प पेपर लिए हैं, जो हमारे ई स्टाम्प है उसमें तो फ्रंट में लिखा होता है, लेकिन जो पुराने स्टाम्प पेपर हैं उसमें बैक में जो है डिपोनेंट का नाम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स। और जो जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया, नोटरी कराया है, किसी से भी उसको वेरीफाई कराया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उसमें दी हुई हैं, उसके बारे में भी, उसकी डेट के बारे में बात हो रही। तो दोस्तों, ऑयल कंपनी बहुत थरोली इन सब चीज़ों को चेक कर रही है। तो इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो सकती है, हम इन सब चीज़ों को समझेंगे और कंप्लेंट्स के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो दोस्तों, अब जो बेसिकली जो आपके इनपुट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने फॉर्म लेकर के कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेके बात कर रहे हैं, कुछ लोग फिजिकली आके अपॉइंटमेंट लेके मिल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि उनके फॉर्म, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि फॉर्म ठीक है, पर उनके फॉर्म्स में बहुत सारी कमियाँ हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ग्रुप 1 में भरा है दोस्तों, उनमें हम देख रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं। क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा कि हो सकता है कि आपको भी
उसमें कुछ आप भी उससे कनेक्टेड हों, आप ओवर कॉन्फिडेंट बैठे हों, बट उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हों उस तरीके से। जैसे मैं देख रहा था हमारे पास कुछ फॉर्म आए हैं जिन लोगों ने भेजा है, पर्सनली कंसल्टेशन लिया उन्होंने, बिकॉज उनको इस स्टेज पे जा कर के लगा कि कंसल्टेशन लेना चाहिए जब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई। कितनी दोस्तों जूम्स मीटिंग करी, कितने वेबिनार किए, फ्री में लोगों को एडवाइस दी, और यूट्यूब पे इतनी वीडियो डालने के बाद भी अगर कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, देन इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अवेयर नहीं था। तो नॉन अवेयरनेस दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है, एक आपको डिसक्वालिफिकेशन पे ले जाने वाली एक, जो कहते हैं ना कि वो एक इंग्रेडिएंट बन जाती है जब हम उसको नहीं ढंग से अवेयर होने की कोशिश नहीं करते हैं। तो फॉर्म आए हैं, पता लगा कि एक ज़मीन जो है पापा और चाचा के नाम से है, ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया। पापा से अपेंडिक्स 3 ले ली, और चाचा से भी अपेंडिक्स 3 ले ली, अंकल से भी ले ली, जॉइंट है, पता ही नहीं है। वकील साहब ने फॉर्म भरवाया, कंपनी वाले ने फॉर्म बनाया है। तो अब आप मुझे बताइए कि पापा से तो आप ले सकते हैं कि अपने अंकल से भी लेके अपेंडिक्स 3 ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ वो थर्ड पार्टी है इसके हिसाब से। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी ने रजिस्टर्ड डीड किसी से करवाई है, जब फॉर्म भरना चालू किया तो उस डीड में जब ओनर की बात आई और रिलेशनशिप विद द ओनर आई, तो उन्होंने जिस जो लेसर है उसका नाम भरा है और रिलेशनशिप में आगे लिख दिया है नो रिलेशंस। और फॉर्म जो है किसी बहुत प्रोमिनेंट बंदे ने भरवाया है, कंपनी के अधिकारी ने बनवाया है, किसी एडवोकेट से भरवाया है। तो दोस्तों जब आपने उसको ग्रुप 1 में अप्लाई किया और आपने उस बंदे का जिसका नाम डाल दिया उसमें नो रिलेशन लिख दिया है, जबकि आपके पास रजिस्टर्ड लीज डीड थी, तो किस तरीके से आप ग्रुप 1 में एलिजिबल हैं? आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप लोग की तरफ से आ रहे हैं। अब एक साहब की तो हद ही कर दी, जो है वो CFS कैटेगरी में अप्लाई किया है और नोटराइज रजिस्टर्ड डीड लेके ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया है, और उनका ये था कि नहीं नोटराइज चल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है। आपको ब्रोशर को समझना है, जो उनके जो पैरामीटर्स हैं उसको समझना है, और वो कंपनी के अधिकारी से बात कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन किस तरीके का होगा। जब वो केस मेरे पास आया, मैंने देखा आप तो इसके लिए ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, नाउ ही विल बी शिफ्टेड इनटू ग्रुप 3 बिकॉज CFS कैटेगरी के हैं। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन आपको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे मान लीजिए आपके 6 खातेदार थे, आपने 4 से लिया है, तो आपको थोड़ा 10 दिन का टाइम दे देंगे कि आप बचे हुए 2 से ले आइए। आप नहीं लेके आएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसी मेरे पास मेल्स आई हैं, मैं इनको डिस्प्ले कर रहा हूँ। लोग पूछ रहे हैं इसमें क्या करें। कुछ नहीं कर सकते। आपको ये तैयारी पहले से करनी थी, इन वीडियोस को पहले से देखना था, अपने आप को पहले से एजुकेट करना था, एम्पावर करना था। अगर आप ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल नहीं थे, सबसे नहीं ले पा रहे थे, तो आप ग्रुप 2 में कर सकते थे, बिकॉज ग्रुप 2 का बंदा ग्रुप 1 में नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रुप 1 का बंदा ग्रुप 2 में कर सकता है जो ग्रुप 1 में एलिजिबल है, ग्रुप 2 वाला ग्रुप 1 में नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि 20 बार ये बात रिपीट कर दी है, फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आती है। कुछ लोग का तो मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, चाहे वो मैं देखता हूँ टेलीग्राम में क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछे। जब दोस्तों मुझे ही आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाहते हो, तो कितनी क्लियरिटी होगी आपको उसको। मैंने पहले भी बताया था कि आप जब किसी से क्वेरी करते हैं तो आपकी क्वेरी की क्वालिटी बताती है कि आप कितने क्लियर हैं उस चीज़ के बारे में। तो कुछ लोग का तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं दोस्तों आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे लोगों को प्लीज़ इस प्रोफेशन में ना आए, इस बिज़नेस में ना आए। ये बिज़नेस उनके लिए नहीं है। इट नीड्स ए क्लियरिटी, इट्स नीड ए क्लियरिटी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि बाद में आपको बहुत इश्यूज़ होंगे। देखिए सबकी जो एक लाइफ है उसमें अलग अलग चैलेंजेस हैं। कुछ लोग मैं मान सकता हूँ कि उनको ऑनलाइन का आइडिया ना हो, उनको फॉर्म भरना ना आता हो, या उनको तो भाई उन लोग के लिए है कि वो किसी को एम्प्लॉय करें, किसी से हेल्प लें, किसी से वो लें, बट दे कैन नॉट डू द रॉन्ग थिंग्स करके फिर वो कंप्लेंट्स में जाएं, दूसरे लोग की कंप्लेंट करेंगे, इसने मैं इनएलिजिबल हो गया, मैं कोर्ट केस कैसे जाऊं कंपनी के अगेंस्ट, या मैं तो प्रोसेस को डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं वो भी अपने प्रोसेस को पहले इवेलुएट करें कि जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो कितनी सब्सटेंशिएट हो रही है फैक्ट से। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कोई कंप्लेंट कर देंगे। दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे मैटर आए हैं। जैसे मुझे पता लग गया कि मेरे खसरे पे मैंने एप्लीकेशन डाली है, किसी को पता लग गया कि ये मेरा खसरा है, मैंने लीज़ पे दिया है, उसी के एक छोटे पार्ट के लिए जो है किसी से टाई अप कर लिया, और ना भी किया, मेरी ओनरशिप है तो उसी खसरे पे अप्लाई कर दिया कि इनका कैंसिल हो जाएगा, सेकंड एप्लीकेंट हो गया। ऐसी चीज़ों को दोस्तों आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि हमें दोस्तों, अगर हमें लगता है हम एलिजिबल हैं तभी इस प्रोफेशन में ना आए, अगर हम नहीं हैं तो अपने आप को एलिजिबल बनाएं। मैं बार बार दोस्तों कहता हूं कि जिस चीज़ की हम इच्छा रखते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, जिस चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं
तन मन धन से वो चीज़ हमें मिलती है। हमें चीज़ों को एलिजिबल कराना पड़ता है, अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ता है, नहीं तो अगर वो सक्सेस आपको मिल भी जाएगी तो आपके पास टिकेगी नहीं। ये एक सक्सेस का एक मंत्र है जिसे मैं बार बार कहता हूँ, और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड होना है दोस्तों। तो अभी जिन लोगों ने फॉर्म्स में भरने के बाद जिनको मेल आ गई है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो आप उसका जो आपके स्टाम्प पेपर हैं अगर वो पुराने हैं तो उसका बैक भी आपको अपलोड करना है, बिकॉज ऑयल मार्केटिंग कंपनी डेट चेक करना चाहती हैं, और मतलब वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करनी है कि डिपोनेंट के नाम से है कि नहीं, डेट चेक करना चाहती हैं, और नोटरी की भी डेट देखना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशंस के बाद की तो नहीं है। सेम दोस्तों लीज डीड के साथ है, आपको हर चीज़ बैक में भी जमा करना है जिन्होंने लीज डीड है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बाद में ही आता है ऑथेंटिसिटी के लिए। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने एक अभी शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने बात की थी कि 33% फॉर्म गलत भरे हुए हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों जैसे जैसे लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, शायद वो परसेंटेज ज़्यादा है, लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं की। कोई नहीं, अभी भी कुछ कुछ लोगों को रेक्टिफिकेशन बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो रेक्टिफाई करें, बट अब रेक्टिफिकेशन की गुंजाइश कितनी है, कितना सक्सेस होगा आई कांट से, बट जिसकी जो पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर करे। बहुत से लोगों ने तो ये भी बोला है कि हम नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, उनको पहले ही पता लग गया फॉर्म गलत हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी, नो वन नोस। अभी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए हम ट्राई करें। तो आपको फॉर्म्स का जो है पीछे का हिस्सा भी करना है, और आपको कहीं ना कहीं अगर गलती है तो उनको चेक कर लीजिए। मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो फॉर्म भरा है उसके इत्मीनान से सामने खोलिए, या किसी से कंसल्टेशन में भेजिए कि मेरा ये फॉर्म है, मैंने इस ग्रुप में अप्लाई किया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ देख लीजिए सही है कि नहीं है। जिन लोग को अभी मेल नहीं आई है, जिन लोग को डॉक्यूमेंट्स की मेल आई है, अगर वो रिजेक्ट हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट बचे हुए लोग हैं उनमें ड्रा होगा, उनमें जो सेकंड है बंदा उसको चांस मिलेगा, उसको अपलोड करना है। तो प्रोसेस दोस्तों बहुत फास्ट चलना है। आपकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, मैंने उन लोगों को भी रिक्वेस्ट की है कि जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं, जिनको लगता है कॉन्फिडेंट हैं, या जो वेल प्रिपेयर्ड है, किसी भी वजह से वेल प्रिपेयर्ड है, वो एलईसी की तैयारी करें। तो एलईसी में दोस्तों मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स की बात ख़त्म हो गई। एलईसी दोस्तों एक लैंड इवेल्युएशन कमेटी होती है जिसमें थोड़े टेक्निकल लोग होते हैं, और इट्स मोर टेक्निकल देन लीगल। तो वहाँ पर टेक्निकल चीज़ों को चेक करने जाते हैं, और टेक्निकल चीज़ों में दोस्तों क्या चेक करने जाते हैं, एडवर्टाइज लोकेशन है कि नहीं है। आप अगर एडवर्टाइज लोकेशन में है, आपको दूरी दी है, किलोमीटर दिया है, तो आप उसके अंदर हैं कि नहीं, पहले तो ये देखना एडवर्टाइज लोकेशन में है कि नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप साइज़ आपका प्रॉपर है कि नहीं, जो फ्रंटेज और डेप्थ मांगा गया है वो प्रॉपर है कि नहीं, आपने प्रॉपर डिमार्केट करवाया लेखपाल से, तो उसको देखेंगे वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों वो देखेंगे कि कहीं हाई टेंशन लाइन आसपास तो नहीं आ रही है, कोई लैंड तो बीच में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कि जो खसरे पे आपने जो खसरा ऑफ़र किया उसके बीच में कोई दूसरा खसरा आ रहा हो, कोई नाली आ रही हो जिस पे आपकी ओनरशिप ना हो रही हो, या कहीं पे कोई 30 kVA की लाइन उसके सामने से जा रही हो, या उसके आसपास कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ वाटर बॉडी हो उसके नज़दीक में, या उसके नज़दीक में कोई ऐसा ब्रिक किल्न हो या ऐसी चीज़ हो जिससे जो है नॉन कंप्लायंस हो रही हो। नेशनल हाईवे पे साइट है तो कहीं कोई मीडियन कट या कोई रोड तो 300 मीटर के अंदर नहीं आ रही है, कहीं कोई फ्लाईओवर सामने आकर के उसके फ्लाईओवर का जो एप्रन है उसके नज़दीक 300 मीटर की दूरी पे तो नहीं है, कहीं पे कोई टोल टैक्स या कोई चेक बैरियर 1 किलोमीटर के अंदर तो नहीं आ रहा है दोस्तों, कोई क्लस्टरिंग का केस तो नहीं है। अगर आप स्टेट हाईवे पे, तो स्टेट हाईवे में वही इंटरसेक्शन की बात आती है दोस्तों, यही नॉर्म्स आते हैं कि वो नॉर्म्स पूरे मीट हो रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर ब्रॉडली वो देखते हैं कि लैंड में फिजिकली किस तरीके से लैंड की साइटिंग हो रही है, साइटिंग में तो कोई इश्यूज़ नहीं है ना, ऐसा तो नहीं जैसे कुछ लोग के बीच में एक नाला आ रहा है, कुछ लोग के बीच में एक रोड आ रही है, तो वो सब चीज़ें दोस्तों देखने वाली हैं। कोई ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर तो नहीं, क्योंकि किसी ने ये भी एक बोला है कि साहब उसने लैंड ऑफ़र की है, लैंड मांगी गई है, वहाँ तो फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर दोस्तों अगर वो कहता है कि मैं हटा दूंगा, डिमोलिश कर दूंगा, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उनका साहब का यही कहना था कि क्या वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने में क्या है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आपके एलईसी की स्टेज आती है तो आपको अपने लैंड की बाउंड्री बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको अपना राइट ऑफ वे बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि राइट ऑफ वे के बाद ही जो लैंड की फ्रंटेज एंड डेप्थ है उसको चेक किया जाएगा। कहीं ना कहीं राइट ऑफ वे बहुत कम है तो हो सकता है कि वहाँ अप्रोच बनाने में, कर्व बनाने में, टर्निंग और नॉन टर्निंग रेडियस बनाने के इश्यूज हों, बिकॉज जहाँ राइट ऑफ वे ज़्यादा है, प्लॉट की डेप्थ बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे जो आपका रिटेल आउटलेट है उसकी साइटिंग, उसकी प्लेसिंग और उसके जो टर्निंग नॉन टर्निंग रेडियस हैं, जो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से हमें उनकी अप्रोचेस बनानी होती हैं,
इन बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से साइटिंग हो जाती है। राइट ऑफ वे आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप जो है लेखपाल को बुला के रखिए कि जो बाउंड्री और खसरा मैप उसके पास होना चाहिए, जो क्लियरिटी रखे। मैं यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, वो कहते हैं जी इसमें 2000 खर्चा हो रहा है, इसमें 3000 खर्चा हो रहा है, मैं राइट ऑफ वे लेने गया था तो वहाँ 2000 का खर्चा आ रहा है। दोस्तों इस काम में तो खर्चा होगा ही होगा। अगर आप एक एक 2-2 हज़ार का मुंह देखेंगे तो आप कहाँ इस काम को कर पाएंगे पेट्रोल पंप में। जब आप एनओसी लेने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे खर्चे हैं, आपको डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। और मैंने एनओसी पे वीडियो बनाई, आप देख लीजिएगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इसमें क्या एक्सपेंसेस आएंगे, वो भी मैंने कहीं ना कहीं शेयर किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, बट अगर आप छोटे छोटे पैसों का मुंह देखेंगे, लेखपाल आ रहा है तो उसे कुछ देना है, नहीं देना चाहते तो दोस्तों फिर कैसे आप आगे मूव कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी, आपको दोस्तों ये सब चीज़ें पहले इवेलुएट करनी चाहिए इसमें जो इस तरह के बिजनेस में आने से पहले। एलईसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं पहले भी वीडियोस में कहता हूँ, ये आपका भी इवेल्युएशन है, लैंड का भी इवेल्युएशन है और पेपर्स का भी इवेल्युएशन है। तो आपका इवेल्युएशन खत्म हो जाता है जब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं। साइट पे आते हैं तो लैंड का इवेल्युएशन होता है, जब एफवीसी की स्टेज आती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। तो तीनों को आपको एलिजिबल होना है हर स्टेज पे, ये मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि छोटी सी बात से आपको बहुत क्लियरिटी आ रही होगी। जितना आप क्लियर होंगे दोस्तों, जितना प्रिसाइज होंगे, जितना टू दी पॉइंट होंगे, उतना मुझे लगता है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों इसमें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपकी तरफ से में आ रही हैं, तो एलईसी में आपको मुझे लगता है क्लियरिटी हो गया होगा कि आपको क्या क्या चेक करना है, राइट। और इसके अलावा भी आप और भी चीज़ें देख लीजिएगा। तो एलईसी से अगर आप क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर आपकी बात आती है फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स। जो क्रेडेंशियल्स आपने जमा किए हैं उनके ओरिजिनल आगे पीछे आपको ले करके जाने हैं दिए हुए टाइम्स पे, वो आपको दिखाने हैं। अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो वो उससे क्लियर होगी, नाम की, एज की, पता लगे आपके डॉक्यूमेंट्स ही मैच नहीं कर रहे तो वहाँ पर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जिनको अपने सेल्फ अटेस्टेड लिख के किया है साइन करके, वो डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे, उसमें कहीं डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, वो सारे ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं उनके पास ओरिजिनल नहीं है, क्या वो टेस्टेड कॉपी ले जा सकते हैं। बहुत साफ लिखा है, इट हैज़ टू बी ओरिजिनल, तो ओरिजिनल होने चाहिए। नहीं है तो डोंट ट्राई फॉर दिस, डोंट ट्राई टू वेस्ट टाइम फॉर द अदर्स, राइट। तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ही आपकी वो स्टेज पूरी होगी। जिनके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी होगी वो यहाँ पे दोस्तों फिल्टर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज एलओआई की आती है, जब आप 2 स्टेप पार कर लेते हैं। एलओआई मिलने के बाद कंपनी आपको एक प्रॉपर टाइम देती है कि आप लैंड को डेवलप करके, यानी कि बाउंड्री वॉल फिलिंग करके, अप्रोचेस बना के उनको हैंड ओवर करिए, सो दैट वो आगे बढ़े। और एलओआई की कंडीशंस होती हैं। एलओआई के बाद दोस्तों आप जाते हैं एनओसीज़ के लिए, जाते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसीज़, एनएचएआई की एनओसीज़, आप एनओसीज़ की वीडियो देख लीजिएगा। अगर स्टेट हाईवे पे तो स्टेट हाईवे की देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी की वीडियो देखिए, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है कितनी लानी है। और जो लोग sunkydesigner.com के पोर्टल पे हैं दोस्तों, तो वहाँ हमने पूरे एक पेट्रोल पंप के एलोकेशन की स्टेजेस पूरी बनाई हुई हैं। उन स्टेजेस को चेक कर लीजिए तो आपको पता होगा कि किस स्टेज पे आपको एनओसी कैसे लेनी है, प्लस कब से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी क्या करेगी और आप क्या करेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। अब हम आते हैं कंप्लेंट्स पे। जो लोग कह रहे हैं कंप्लेंट्स करनी है दूसरे की, तो कंप्लेंट्स सब्सटेंशिएट होनी चाहिए। और कंप्लेन अगर आप वैसे ही किसी की फॉल्स कर देते हैं या आप एनोनिमस कर देते हैं दोस्तों, तो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। आपको पूरा अपना डिटेल देना पड़ेगा, साथ में 5,000 का 5,000 का आपको उसमें डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, एक फ़ीस की तरह है। कंप्लेंट जेन्यून होनी चाहिए। इन जेन्यून कंप्लेंट, बिना सब्सटेंशिएट किए हुए कंप्लेंट जो है वो नहीं चलेगी। जो अभी प्रोसेस चल रहा है, बहुत से लोगों को कंप्लेंट करने की बहुत जल्दी है, अभी कंप्लेन कर दें, वो एलिजिबल नहीं है दोस्तों। क्यों कर दें? अभी वो सेलेक्ट भी नहीं हुए। जब वो सेलेक्ट होंगे, अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, कोई नॉन कंप्लायंस है, गलत सिलेक्शन हो गया है और आपके पास पूरे सही उसके फैक्ट्स हैं, सब्सटेंशियल, आप अपनी कंप्लेन को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, उस केस में आपको कंप्लेन करना है 5,000 की डिमांड ड्राफ्ट लगा के, तभी वो सुनी जाएगी। अगर वो प्रोसेस में है, आपने पहले ही कंप्लेन कर दी, सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आपकी कंप्लेन को उठा के रख लेंगे अनटिल ही सेलेक्टेड। वो जब सेलेक्ट होंगे तब वो कंप्लेंट एक्टिवेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको ब्रॉडली बहुत ध्यान रखना है। कंप्लेन करने के लिए समय मिलेगा, अभी सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, वो सेलेक्ट हो जाए या सिलेक्शन होने की स्टेज में हो, एलओआई होने की स्टेज में, तो विद इन मंथ आप कर सकते हैं। यू हैव ए टाइम, बहुत जल्दबाजी मत करिए। बहुत से लोग मैसेज भेज रहे हैं इसकी कंप्लेन करनी है, गाइड कर दीजिए, उसकी करनी है।
तो दोस्तों जब आप कंप्लेन करेंगे तो कंपनी इसको दो तरीके से लेगी। पहला तो ये है कि एक जनरल कंप्लेंट्स है जो एक प्रोसेस के बारे में है। जब वो कैंडिडेट जब सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो आपने उसकी कंप्लेन कर दी, तो कंपनी उसको लेती है, ऑयल मार्केटिंग उसको लेती है जनरल कंप्लेन की तरह लेके चलती है। एक है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है आपने उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक कंप्लेन की है कि साहब ये डिजर्व नहीं करता, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मेरी कंप्लेंट है, ये मेरा 5000 का डिमांड ड्राफ्ट है इन द फेवर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसको आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप मेरी कंप्लेन को इंटरटेन करिए। अगर वो कैंडिडेट सेलेक्टेड है, अगर वो 30 डेज के पहले आपने कंप्लेन कर दिया तो कंप्लेन को इंटरटेन करेंगे। वो आपको आपसे कुछ अगर चाहिए एज ए कंप्लेनेंट, आपकी कंप्लेन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक नोटिस भेजेंगे, इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि आप अपनी कंप्लेन के फेवर में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अगर ज़रूरत है तो वो आप हमें दीजिए। कंप्लेन को वेलवेट करने के बाद दोस्तों ये प्रोसेस होगा। अगर आपसे उन्हें कुछ चाहिए, उनको लगता है इसमें दम है तो आपकी कंप्लेन में आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको मौका देंगे कि वो इनको जो है इसके अगेंस्ट वो रिप्लाई दे के स्टेटमेंट दे कि उसके अगेंस्ट उसे क्या कहना है, क्यों ना उसकी एलओआई कैंसिल कर दी जाए, क्यों ये कंप्लेन के बारे में उसका क्या कहना है। देन उसके आंसर पे डिपेंड करेगा कि आपकी अगर कंप्लेंट सब्सटेंशियल है, नॉर्म्स का वायलेशन है, तो हो सकता है वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उसको रिप्लाई देने में दिक्कत हो। इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज कंप्लेन करने वाले को भी चाहिए और बहुत सारी एक्सपर्टीज जो है अपने आप को डिफेंड करने वाले को भी चाहिए। तो वहाँ पे जो है कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट वाली बात हो जाती है दोस्तों। और अगर कंपनी को अपने जनरल कंप्लेन कर लिया तो कंपनी आपके पास जो है डिमांड ड्राफ्ट रख लेगी अपने पास, और अगर वो बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है तो आपका जो है 5000 रुपीज़ वो रिटर्न कर देंगे कि जो है कंप्लेंट या आपकी जो है एंटरटेन नहीं हुई। और एलओ है जो है दूसरे को जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दूसरे कैंडिडेट को देंगे, वो जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन की थी वो सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो कंप्लेन को वेरीफाई करने का मतलब नहीं होता, राइट। तो वो जो है फिर वो आपके जो है आपका 5000 रुपीज़ वो रिटर्न करेंगे जब दूसरे को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे। और इन ड्यू प्रोसेस में अगर कोई कंप्लेंट सब्सटेंशिएट हो जाती है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर डिपेंडेंट उसमें ढंग से रिप्लाई नहीं दे पाता तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है कि उस पर क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। हो सकता है कि उसके सिलेक्शंस को नल एंड वाइट कर दे, डिपेंड करता है कि क्या किस तरह की जो है शॉर्ट कमिंग्स हैं, कंप्लेंट्स के फैक्ट्स क्या हैं। तो कंप्लेंट्स को करने से पहले दोस्तों ब्रॉडली मैंने आपको बताया कि आपको किस चीज़ों का पता होना चाहिए और आपको इसको कैसे टेकअप करना है। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं कैपेबल हूँ। भैया दूसरा भी तो यही सोच रहा है कि मैं सही हूँ, मेरे बगल वाला खराब है, आपको लग रहा है मैं सही हूँ, तो यही स्टोरी चल रही है। आप उसकी कंप्लेन करिए, वो आपकी कंप्लेन करिए, सारे प्रोसेस को एंटर कर दीजिए। एलिजिबल शुड बी सिलेक्टेड, नॉन एलिजिबल शुड नॉट बी सिलेक्टेड। कहीं नॉन कंप्लायंस है तो उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन है आप जरूर करिए, आपका लीगल राइट है। बट अगर आप किसी प्रोसेस को हैम्पर करने के लिए रोक रहे हैं या वो सेलेक्ट ना हो जाए तो कोई कंप्लेंट ढूंढ करके किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके, मेरे से एडवाइस लेके या किसी पैनल भैया आ जाओ बता दो इसमें क्या कमी है, तो थोड़ी बहुत तो कमियां निकल ही आएंगी ना दोस्तों, प्रोसेस हैम्पर होगा। प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा मत करिए। जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दीजिए। अगर जेन्युइन कंप्लेंट है देन यू हैव राइट, आप जरूर उसको करिए, आपका राइट है दोस्तों। तो और दोस्तों जो कंप्लेंट है ब्रोशर ये कहता है कि अगर वो कंप्लेंट को आप सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते हैं, आपसे कोई पेपर मांगे गए, आपने किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया, कंप्लेन करी किसी के अगेंस्ट, तो आपको कंपनी ने एक लेटर भेजा कि आप इसको सब्सटेंशियल इसके अगेंस्ट में प्रूफ दीजिए जो आपने जिस बेसिस पे कहा कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है, डिजर्व नहीं करता। अगर आपको उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो 5000 रुपीज़ आपके जो है कंपनी फोरफिट कर लेगी। बट अगर वहीं पे आप अपने कंप्लेन को सब्सटेंशिएट कर पाते हैं, कंपनी उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और पाती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं उनसे जो है चूक हुई है कंपनी के ऑफिशियल से ड्यूरिंग द प्रोसेस, और ये जेन्युइन पॉइंट्स हैं जिसको देखना चाहिए। वो हो सकता है लैंड की ओनरशिप का इशू वो हो सकता है कहीं नॉन कंप्लायंस का इशू हो सकता है कि कोई ऐसा एलिजिबल एक पार्टनर हो या कोई ऐसा एक एलिजिबल ओनर हो जिसके जिक्र की बात हो, या कोई ऐसा फैक्ट हो जो कंपनी से छूट रहा हो। बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल डिपार्टमेंट भी कंपनी का चेक करता है। बट अगर सब्सटेंशिएट हो जाती है कंप्लेन तो आपके 5000 रुपीज़ भी रिफंड हो जाएंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट या जिसके अगेंस्ट में आपने कंप्लेन की। तो दोस्तों इसका बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, आप इसको बहुत सोच समझ के कंप्लेन में जाइए। बिकॉज प्रोसेस तो लंबा होगा ही होगा, बट अगर कहीं लग रहा है गलत हो रहा है तो यू हैव राइट टू कंप्लेन दोस्तों। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो भी कंप्लेंट आप करेंगे उसके अगर पॉइंट वाइज करते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, तो जो कंपनी उसमें जो भी डिसीजन देगी, मान लीजिए वो कंप्लेन को आपको जो है इन्वेस्टिगेट करती है, सब कुछ करती है, उसके बाद उसको लगता है जो हमारा एप्लीकेंट है वो सब्सटेंशिएट उसके अगेंस्ट में प्रूफ लाता है कि नहीं साहब जो ये क्लेम कर रहे हैं गलत है,
ये जो बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं, इंसेस्टर में यहाँ ये हुआ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उसके पर्टेनिंग डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ। या भाई कभी आकर के भाई के अगेंस्ट कर देता है तो वो सब्सटेंशिएट कर लेता है, कंप्लेनेंट नहीं कर पाता। उस केस में दोस्तों क्या है, कंपनी को एक स्पीकिंग ऑर्डर की तरह इसके जजमेंट को देना है। इट हैज़ टू बी, कंपनी को जो भी डिसीजन लेना है। स्पीकिंग ऑर्डर दोस्तों लॉ की लैंग्वेज में वो होता है जिसमें पूरे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए अपना एक डिसीजन दिया जाता है कि उन्होंने कंप्लेन को अगर इंटरटेन किया है तो क्यों किया है, और अगर कंप्लेन को इंटरटेन नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें मांगी गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए, क्या फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स के बाद क्या कंक्लूजन्स है, वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आती हैं। द कंप्लेंट हैज़ टू बी, जो रिजोल्यूशन है दैट हैज़ टू बी इन स्पीकिंग ऑर्डर की तरह होना चाहिए, जिससे पूरे फैक्ट्स क्लियर हो, पूरा प्रोसेस क्लियर हो, और अंत में उन फैक्ट के बेसिस पे हमने इस बेसिस पे डिसीजन लिया, इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्लियरिटी आई होगी जो लोग इस स्टेज पे हैं, और आगे की भी दोस्तों इस तरह से छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, आपके इनपुट्स आते रहने चाहिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिस पे आप बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे हैं, उन डिस्कशंस को आप थोड़ा सा उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, बिकॉज इट्स नॉट ए चैटिंग प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया था, बट मुझे लगता है वो चैटिंग की तरह हो गया है। मैं बार बार आपको इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। और दोस्तों इसमें जो भी आपको अभी भी अगर कुछ बहुत प्रिपरेशन में कमी लग रही है तो आप ज़रूर किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से भी टाई कर सकते हैं, जाकर के उनसे बातचीत करिए, और आपको अगर कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ है तो उसमें रिजोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके सॉल्यूशन आपको जो है मिल जाए। अगर आपको दोस्तों लगता है वीडियो कुछ ना कुछ आपको एम्पावर कर रही है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ा रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए, सो दैट वो भी एम्पावर्ड हो, और जो लोग दूर दराज में बैठे हैं अगर उनको कुछ इसमें से ज्ञान मिल सके, वो अपने आप को एम्पावर कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।